प्यारे बच्चों, आप नहीं निकल पा रहे घर के बाहर तो मोशन एजुकेशन आया है आपके द्वार। मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं गणित अध्यापक किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लाया हूँ 12वीं कक्षा का बहुत ही मजेदार, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पाठ एक संबंध एवं फलन। अब संबंध एवं फलन बच्चे कहेंगे सब हमने तो 11वीं में भी पढ़ा था। 11वीं में बेटा केवल टेलर देखा था, पिक्चर अभी बाकी है। अब 11वीं क्लास की कुछ कुछ बातें अपने को याद होनी चाहिए। संबंध एवं फलन पढ़ने के लिए अपने को पता होना चाहिए कि क्रमित युग्म क्या होता है। अब क्रमित युग्म क्या होता है, देखिए यहाँ पर एक द्विघात समीकरण ली अपन ने, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण है। यहाँ पर x के दो मान, दो मूल प्राप्त होते हैं। कौन कौन से बेटा? x बराबर 2, x बराबर 3। अब अपन इनको x को लिख सकते हैं 2,3, अर्थात x के दो मान प्राप्त हुए। कौन कौन से? एक तो 2 और एक 3। एक बालक ने कहा कि सर अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो 3,2, क्या कोई अंतर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ये दोनों एक ही बात है। 2,3 लिखो या 3,2 लिखो, ये थी बीज गणित। अगर मैं इसी बात को निर्देशांक ज्यामिति में देखूं तो निर्देशांक ज्यामिति में मुझे क्या दिखाई देगा बेटा? कि ये देखो आप, ये है अपने पास में x अक्ष, ये है अपने पास में y अक्ष। अब यहाँ पर मैं एक बिंदु लिखता हूं 2,3। आपको याद है बिंदु कैसे लिखते हैं? ये मूल बिंदु है। अब 2,3 लिखना है मुझे, तो मैं इधर जाऊंगा 1 2 और 1 2 3। ये मैंने एक बिंदु लिखा P 2,3। ठीक है। अब मैं दूसरा बिंदु लिखता हूं 3,2। तो यहाँ पर 1 2 3, 1 और 2, ये आ गया बिंदु Q और ये लिखा मैंने 3,2। अब आप कभी इसको देखो और कभी इसको देखो, इन दोनों में अंतर नहीं है, लेकिन इन दोनों में अंतर है। ये क्रमित युग्म है, ये अक्रमित युग्म है। ये क्रमित युग्म है और ये अक्रमित युग्म है। ये क्रमित युग्म क्यों है? क्योंकि इनका क्रम बदलने पर अर्थ बदल जाता है। यहाँ पर क्रम बदलने पर अर्थ नहीं बदलता। तो जब क्रम बदलने पर अर्थ बदल जाए तो उसको क्रमित युग्म कहते हैं, और जब क्रम बदलने पर अर्थ नहीं बदले तो अक्रमित युग्म कहते हैं। अब बात आती है इसको प्रदर्शित करने की। दिखाते कैसे हैं? अपने को कैसे पता चलेगा कि ये क्रमित युग्म है और ये क्रमित युग्म नहीं है? तो क्रमित युग्म को लिखने के लिए सबसे पहले दो अवयव, दो राशियां, दो चर, दो अचर, जो भी गणित में इस्तेमाल होते हैं, अगर दो राशियों को या दो अवयव को छोटे कोष्टक में कॉमा द्वारा पृथक पृथक करके लिखा जाता है तो उन्हें क्रमित युग्म कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं बेटा? क्रमित युग्म। और जो सबसे बड़ी बात, के क्रमित युग्म ऐसे करके लिखा अपन ने x, y, ये हुआ क्रमित युग्म। ये कौन है बेटा? छोटा कोष्टक। ये कौन है? कॉमा। क्रमित युग्म में प्रथम अवयव जो पहले दिखाई दे, इसको कहते हैं अपन प्रथम अवयव। क्या आ गया था? ठीक है। जो दूसरा नंबर पे दिखाई दे उसको कहते हैं अपन बेटा द्वितीय अवयव। ये क्या है? द्वितीय अवयव। एक है प्रथम अवयव, एक है द्वितीय अवयव।
अगर मैं इसको x, y को यहाँ पर y, x लिख दूं तो ये कभी भी बराबर नहीं होंगे। क्रमित युग्म की विशेषता है बात समझ में। दूसरी बात, अगर दो क्रमित युग्म समान है, दो क्रमित युग्म समान है तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा देखिए आप। जैसे मैंने कहा कि साहब ये दो क्रमित युग्म है x, y ये बराबर है, समान है किसके, 3, 2 के। x, y बराबर है 3, 2 के। तो अगर दो क्रमित युग्म समान होते हैं तो इसका तात्पर्य है कि इनके संगत अवयव भी बराबर होंगे। संगत मतलब समान स्थिति वाले अवयव। समान स्थिति का मतलब इसका प्रथम अवयव, इसका भी प्रथम अवयव। x बराबर होगा किसके, 3 के। y बराबर होगा किसके बेटा, 2 के। वेरी सिंपल सी बात। और देखिए अगर कहीं लिखा आ जाए कि साहब x - 2 y - 3 ये बराबर है 2, 1 और अपने से कहा जा रहा है कि साहब ये दोनों क्रमित युग्म समान हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि x - 2 बराबर है 2 के। तो यहां से x बराबर कितना आ जाएगा, 4। y - 3 बराबर है किसके, 1 के। तो यहाँ पर y बराबर भी क्या आ जाएगा बेटा, 4। ये हो गया। तो अपने को ये याद रखना है कि क्रमित युग्म क्या होता है। क्रमित युग्म अगर छोटे कोष्ठक के अंदर दो युग्मों को, दो युग्म से मतलब एक जोड़ा, एक अवयव, दो अवयव, दोनों अवयव को मिलके क्या बनता है, अवयवों का युग्म। अगर अवयव के युग्म को कॉमा द्वारा पृथक पृथक करके छोटे कोष्ठक में लिखा जाता है तो इसको क्रमित युग्म कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि अगर दो क्रमित युग्म समान हैं तो ऐसी परिस्थिति में उनके संगत अवयव भी समान होंगे। ये विशेषता है किसकी, क्रमित युग्म की। अब दूसरे नंबर पर अपन बात करते हैं कार्तीय गुणन की। कार्तीय गुणन अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपको कार्तीय गुणन समझ में आ गया तो संबंध भी समझ में आ जाएगा। कार्तीय गुणन, अब ये तो नया नाम है कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन से पहले अपन ने कई प्रकार के गुणन देखे हैं। जैसे अपन ने देखा है 3 गुणा 2, देखा ना बेटा, क्या होता है 6। कहीं अपन ने देखा है a गुणा b, ये भी देखा है अपन ने। यहाँ पर अपन ने देखा है a सदिश बिंदु गुणन b सदिश। अपन ने देखा है a सदिश और सदिश गुणन b सदिश। ये अपने पास में क्या है कि अलग अलग प्रकार के गुणन दे रखे हैं। अब रेने डेस्कार्टे ने ये बताया कि दो समुच्चयों का भी गुणा हो सकता है। दो समुच्चयों का भी गुणा हो सकता है। समुच्चय, जैसे समुच्चय ए है, ये देखो आप, समुच्चय ए के अंदर अवयव कौन कौन से हैं बेटा, 1, 2, 3, या गया। और साहब समुच्चय बी के अंदर अवयव क्या है, a, b, ये हो गया। अब इन दोनों समुच्चयों का जब आप गुणा करोगे तो इसको कहेंगे अपन कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन क्या है बेटा, a कार्तीय गुणन b। आपको बता दूं कि इस कार्तीय गुणन को यहाँ गुणा नहीं कहूंगा कि a क्रॉस b, ठीक है, ऐसे नहीं बोलते। इसको क्या कहेंगे अपन, a कार्तीय गुणन b, ठीक है। अब होता क्या है a कार्तीय गुणन b में कि a के समुच्चय a के जितने भी अवयव हैं, समुच्चय b के जितने भी अवयव हैं, उनके साथ जितने भी संभावित क्रमित युग्म है, उनका जो समुच्चय बनेगा उसको कहेंगे अपन a कार्तीय गुणन b।
देखते हैं साहब कैसे। यहां पर समुच्चय ए से मैंने एक अवयव लिया एक। अब ये एक इन दोनों के साथ में क्या क्या क्रमित युग्म बना सकता है। अब यहां देखो आप एक कोमा बी। अब यहां पर बालक कह सकता है कि सर एक कोमा एक भी लिख दो, बी कोमा एक भी लिख दो। नहीं, यहां पर यह है कि ए कार्तीय गुणन बी ले रहे हैं, तो जो प्रथम अवयव होगा वो समुच्चय ए का होगा और जो द्वितीय अवयव होगा वो समुच्चय बी का होगा। ठीक है बेटा। अब आते हैं अपन अवयव दो पर। ये देखो आप, ये आया अपने पास में 2,1 ए और साहब 2,b। फिर 3 पर देखा अपन ने 3,a 3,b। ये हो गया। तो यहां पर दिखाई दिया कि समुच्चय ए और समुच्चय बी का कार्तीय गुणन करने पर अपने को ये प्राप्त हुआ, ये क्रमित युग्मों का एक समुच्चय प्राप्त हुआ। इसको कहते हैं कार्तीय गुणन। इस संबंध में बहुत काम आएगा। तो अपने को कार्तीय गुणन अच्छे तरीके से करना आना चाहिए। अगर मान लो मैं ये कहता किसी बी कार्तीय गुणन ए करके बताओ बेटा, बी कार्तीय गुणन ए करके बताओ, तो ऐसी स्थिति में क्या होता कि मैं प्रथम अवयव तो रखता समुच्चय बी के और द्वितीय अवयव रखता किसके, समुच्चय ए के। कैसे, जैसे ये ए है, इसका मैं इन तीनों के साथ में क्रमित युग्म बनाऊंगा। तो देखो आप कैसे बनाऊंगा बेटा, ए कोमा एक, ए कोमा दो, ए कोमा तीन। क्या आ गया। फिर मैं इस बी का भी बनाऊंगा साहब, तो ये आ जाएगा बी कोमा एक, बी कोमा दो और बी कोमा तीन। ये हो गया बेटा। आई बात समझ। इसको कहते हैं कार्तीय गुणन। एक और बात समझते हैं। देखो आप एक एग्जांपल और लेते हैं। यहां पर एक समुच्चय लिया अपन ने ए, इसके अंदर अवयव थे ए कोमा बी कोमा सी। या और साहब एक समुच्चय लिया मैंने बी, इसके अंदर अवयव हैं अपने पास में एक्स कोमा वाई कोमा जेड। ये आ गया। ठीक है बेटा। ए के अंदर कितने अवयव हैं देखो आप, ए कोमा बी कोमा सी। बी के अंदर कितने अवयव हैं, एक्स कोमा वाई कोमा जेड। इसका मतलब इसमें समुच्चय ए में अवयवों की संख्या कितनी है बेटा, 3। और समुच्चय बी में अवयवों की संख्या कितनी है मेरे लाल, ये भी है 3। अब मैं यहां पर ए कार्तीय गुणन बी करने जा रहा हूं, ए कार्तीय गुणन बी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ए पहले है, तो प्रथम अवयव कहां से लेंगे, समुच्चय ए से। प्रथम अवयव कहां से लेना है बेटा, समुच्चय ए से। तो ये देखो आप समुच्चय ए, तो अपने पास में क्या क्रमित युग्म बनेंगे, ए कोमा एक्स, ए कोमा वाई और ए कोमा जेड। ठीक है बेटा। यह है। आप साहब यहां पर जब अपन बी की बात करेंगे तो देखना जरा, बी की बात करेंगे तो क्या होगा साहब, बी की बात करने पर अपने पास में ये स्थिति आ जाएगी कि बी का इनके साथ में क्रमित युग्म बी कोमा एक्स, बी कोमा वाई और बी कोमा जेड। ये हो गया। अब सी के साथ में भी करना है साहब, तो देखो आप सी कोमा एक्स यहां लिख दो ना बेटा, सी कोमा एक्स और सी कोमा वाई और सी कोमा जेड। ये हो गया। ठीक। अब यहां पर मैं कहूं कि ए कार्तीय गुणन बी में अवयवों की संख्या कितनी है, तो देखो आप बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है। ऐसे ही मैंने क्या काम करा, बी कार्तीय गुणन ए निकाल के देखता हूं बेटा, वो क्या निकलेगा देखो आप जरा। अब मेरे को प्रथम अवयव कौन सा लेना है,
समुच्चय बी से। प्रथम अवयव कहां से लेना है बेटा? समुच्चय बी से। अब समुच्चय बी से लेना है तो देखो आप, ये आ गया x, ए और साहब x, बी और x, सी। फिर आ गया y, ए और y, बी और y, सी और साहब z, ए और z, बी और z, सी। ये हो गया बेटा। अब आप यहां ध्यान से देखिए, ए क्रॉस बी, ओ सॉरी क्रॉस नहीं बोलते, गलत बात, ना वरना ना। ए कार्तीय गुणन बी और बी कार्तीय गुणन ए। अगर मैं ये कहूं कि ये दोनों समान है, एक जैसे हैं, तो क्या लगेगा कि आपको एक जैसे हैं? क्या ये नहीं है ना एक जैसे? तो यहाँ पर पहला निष्कर्ष ये निकलता है कि ए कार्तीय गुणन बी बराबर नहीं होता है बी कार्तीय गुणन ए के। ए कार्तीय गुणन बी बराबर नहीं होता है किसके? बी कार्तीय गुणन ए के। पहली बात तो यह है। अच्छा, एक और बात देखते हैं। मैंने कहा कि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या 3 है और समुच्चय बी में भी अवयवों की संख्या 3 है। समुच्चय ए में अवयवों की संख्या कितनी है बेटा? 3 और समुच्चय बी में अवयवों की संख्या 3। अगर मैं ए कार्तीय गुणन बी के अंदर अवयवों की संख्या निकालने जाऊं तो मुझे क्या प्राप्त होगा? देखो आप, कितने आए थे बेटा? 9। इसका मतलब ये हुआ कि समुच्चय ए के अवयवों की संख्या और समुच्चय बी के अवयवों की संख्या का जब मैंने गुणा किया तो मुझे प्राप्त हो गया 9। सही बात है। अब यहां पर आए अपन बी कार्तीय गुणन ए। अगर इसकी बात करें तो यहां पर अपने पास में है समुच्चय बी के अवयवों की संख्या और समुच्चय ए के अवयवों की संख्या। तो ये आ गया अपने पास में फिर 9। ये हो गया, ठीक है। यहां पर देखो आप कि ए कार्तीय गुणन बी बराबर नहीं होता बी कार्तीय गुणन ए के, लेकिन ए कार्तीय गुणन बी में अवयवों की संख्या और बी कार्तीय गुणन ए में अवयवों की संख्या कैसी होती है बेटा? समान होती है। आई बात समझ में? आगे देखिए, अब अपन पढ़ते हैं संबंध के बारे में। संबंध होने के लिए दो व्यक्तियों का होना जरूरी है, दो वस्तुओं का होना जरूरी है। संबंध अकेले में नहीं हो सकता। गणित में संबंध होने के लिए दो समुच्चयों का होना जरूरी है। अब समुच्चयों का होना जरूरी है, इसको आप ऐसे समझिए कि अपने पास में है एक समुच्चय ए, ये रहा सब समुच्चय ए, और ये है अपने पास में एक समुच्चय बी। ये हो गया। इस समुच्चय ए के अंदर अवयव है 1, 2, 3। यहां पर अवयव है ए, बी। यह आ गया। अब यहां पर देखिए कि समुच्चय ए से बी में संबंध, ये ऐसे टन 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 तीर का निशान है। इसको कहेंगे अपन कि संबंध का नाम भी रखें साहब। नाम क्या होगा संबंध का? आर। संबंध को हमेशा कैपिटल लेटर यानी कि बड़े अंक से लिखा जाता है, बड़े अक्षर आर। इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं? ये है साहब आर, और इसको जानते ना आप, 2 बिंदियां ऐसे लगाते हैं तो क्या कहते हैं बेटा? इसको अंग्रेजी में कहते हैं सच दैट, और हिंदी में कहते हैं इस प्रकार। यहां से ए से बी में इसको अपन कहेंगे संबंध आर इस प्रकार है ए से बी में, सच दैट। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख देते हैं कई लोग, आर एक वर्टिकल लाइन करते हैं, इसको भी सच दैट पढ़ते हैं, ए से बी में। ऐसे भी होता है
विलोम संबंध। अब साहब यहाँ पर एक, ये देखिए आप, एक का ए से भी संबंध हो सकता है, एक का बी से भी संबंध हो सकता है, दो का ए से भी संबंध हो सकता है, दो का बी से भी संबंध हो सकता है, तीन का ए से भी संबंध हो सकता है, तीन का बी से भी संबंध हो सकता है। ये है। अब यहां पर कार्तीय गुणन काम में आया है। देखो कैसे कि अगर इसको मैं कार्तीय गुणन के रूप में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, देखो आप, ए कार्तीय गुणन बी, ये आ गया। यहां पर लिखा मैंने ए कोमा ए, एक कोमा बी, और दो कोमा ए, दो कोमा बी, और तीन कोमा ए, और तीन कोमा बी। ये ए कार्तीय गुणन बी। मैं क्या काम कर रहा हूं, ए से बी में एक संबंध बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये तो आए सभी संभावित संबंध, लेकिन अपन बात कर रहे हैं कि संबंध होता क्या है, इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। कितने संबंध बनेंगे ये अपन बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले ये तो पता चले कि संबंध होता क्या है। तो यहां पर मैंने एक संबंध लिखा R1। R1 एक संबंध है, कहां पर, ए से बी में। उसके अंदर ऐसे दे रखा है साहब कि एक कोमा ए, दो कोमा ए, और तीन कोमा, एक संबंध लिखा मैंने R2। यहां पर लिखा हुआ है साहब एक कोमा बी, और साहब तीन कोमा बी। क्या, अब यहां पर मेरे से पूछा गया कि क्या ये दोनों R1 और R2 संबंध हैं कि नहीं है, और अगर हैं तो क्यों है। तो यहां पर देखिए आप, R1 के अंदर अवयव कौन कौन से हैं, एक दो तीन। अब यहां पर देखा मैंने कि एक कोमा ए, ये इस ए कार्टेशियन बी में विद्यमान है कि नहीं है। तो देखो आप, एक कोमा ए ये रहा, दो कोमा ए ये रहा, और तीन कोमा ए ये रहा। इसका मतलब ये हुआ कि R1 यानी कि ये वाला संबंध R1 उप समुच्चय है। ये बेटा उप समुच्चय का चिन्ह होता है, याद होगा आपको। उप समुच्चय है किसका, ए कार्तीय गुणन बी का। R1 जो है ये उप समुच्चय है ए कार्तीय गुणन बी का। ठीक बेटा, इसका मतलब यह है कि R1 एक संबंध है। ये कौन है, संबंध है। अब R2 की बात करें। R2 में देखा अपन ने कि इसके अंदर अवयव कौन कौन से हैं, एक कोमा बी, तीन कोमा बी। अच्छा ये बताओ, एक कोमा बी इसमें है क्या, ये रहा देखो भाई एक कोमा बी। तीन कोमा बी इसमें है क्या, ये रहा देखो आप तीन कोमा बी। इसका मतलब ये हुआ कि साहब R2 ये भी उप समुच्चय है किसका बेटा, ए कार्तीय गुणन बी का। ये भी क्या है, उप समुच्चय है ए कार्तीय गुणन बी का। आई बात समझ। तो ऐसे तो सारे संबंध होंगे। अब बात करते हैं अपन कि एक संबंध और दिखाता हूं मैं आपको। यहां पर लिखते हैं अपन, है ना, क्या है बेटा, R3 लिख लेते हैं। R3 एक संबंध लिया अपन ने कि R3, इसके अंदर अवयव लिखे अपन ने दो कोमा बी, और साहब तीन कोमा ए, और साहब एक कोमा दो, ये लिख दिया था। अब अपन ने देखा कि क्या ये R3 संबंध है। तो R3 में देखा अपन ने दो कोमा बी, इसमें है क्या, ये रहा बेटा दो कोमा बी, इसमें ए कार्तीय गुणन बी में। अच्छा तीन कोमा ए है क्या, ये रहा साहब तीन कोमा ए।
ये भी है। अच्छा, ये है क्या, a, 2, अरे ये तो नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि R3 उप समुच्चय नहीं है। किसका? ए कार्तीय गुणन बी का। इसका मतलब ये हुआ कि R3 ए से बी में संबंध नहीं है। अब इन तीनों बातों को देखकर अपने क्या बात समझ में आनी चाहिए कि दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन करने पर जो अवयव प्राप्त होते हैं उनके उप समुच्चय को संबंध कहते हैं। अगर अपन ने दो समुच्चय लिए, उनका कार्तीय गुणन करा और ये प्राप्त हुआ, तो इनके जितने भी संभव उप समुच्चय होंगे वो वास्तव में संबंधों की संख्या होगी। एक बार और समझाते हैं। अगर मान लीजिए एक समुच्चय है अपने पास में ए, यहां लिख दो, और यहां पर लिखा अपन ने कि यह है a, b, c, ये हो गया। और यहां पर एक समुच्चय लिया b, इसके अंदर अवयव है p, q। अब पहले इसका कार्तीय गुणन करा तो ये आया a कार्तीय गुणन b। ठीक है बेटा। अब यहां पर देखा अपन ने के साहब a, p और a, q, फिर आए अपन b, p और b, q और साहब c, p और c, q, ये हो गया। ठीक है, a कार्तीय गुणन b से ये प्राप्त हुआ। अब बात कर रहे हैं अपन संबंधों की, तो इसके अंदर संबंधों की संख्या क्या होगी? तो जितने भी इसके उपसमुच्चय होंगे या जितने भी संभव उपसमुच्चय हैं वो उपसमुच्चयों की संख्या क्या कहलाएगी? संबंधों की संख्या। इतने प्रकार के संबंध बन सकते हैं। अब आपको याद है कि इसके अंदर अपने पास में अवयवों की संख्या कितनी है बेटा? 3। ठीक है, और इसके अंदर अवयवों की संख्या कितनी है? 2। अगर मैं इसको नाम दे दूं m और इसको नाम दे दूं n, तो a कार्तीय गुणन b में उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी बेटा? उप समुच्चयों की संख्या मेरे लाल कितनी होगी? ये होगी साहब उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर, यानी कि 2 की घात m इंटू n, यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 2, यानी कि 2 की पावर 6। ये हुई साहब। मतलब संबंध क्या है? संबंध है कि ए से बी में संबंध निकालने के लिए पहले आपको ए कार्तीय गुणन बी निकालना पड़ता है, और जो संबंध अपने से पूछा जाता है उस संबंध के अंदर अपन ये देखते हैं कि क्या ये संबंध इस ए कार्तीय गुणन बी का उपसमुच्चय है कि नहीं है। अगर उपसमुच्चय है तो दिया गया संबंध संबंध है, और अगर उपसमुच्चय नहीं है तो दिया गया संबंध संबंध नहीं है। ठीक है बेटा। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है कि एक ए समुच्चय दे रखा है, समुच्चय बी दे रखा है, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या दे रखी है, समुच्चय बी में अवयवों की संख्या दे रखी है, और आपसे कहा जा रहा है कि साहब इनमें अपने को संबंधों की संख्या बतानी है कि कितने प्रकार के संभव संबंध हो सकते हैं। तो कितने प्रकार के संभव संबंध हो सकते हैं? तो वो हो सकते हैं उपसमुच्चयों की संख्या के बराबर 2 की पावर m इंटू n, यानी कि 2 की घात m इंटू n। ठीक है बेटा। ये जो उपसमुच्चयों की संख्या है यही
किसकी संख्या है? संबंधों की संख्या। इसमें एक बात और डाल देते हैं, कौन सी? कि अगर आपसे पूछा जाए कि अरिक्त संबंधों की संख्या, अरिक्त संबंधों की संख्या वो कितनी होगी बेटा? अरिक्त का मतलब आपको याद है कि ये जो समुच्चय बना है इसके अंदर एक उप समुच्चय रिक्त समुच्चय भी इसका उप समुच्चय होता है। आपने जब समुच्चय पढ़ा होगा तब बताया होगा कि प्रत्येक समुच्चय का एक उप समुच्चय जरूर होता है। वो कौन? रिक्त उप समुच्चय। रिक्त समुच्चय हर एक में विद्यमान होगा। ऐसे ही जब अरिक्त संबंधों की संख्या की बात करेंगे तो ये तो आए टोटल संबंध। अगर इसमें से मैं एक रिक्त समुच्चय को माइनस कर दूं, ये देखो घटा दिया, तो ये क्या आ गई अपने पास में? अरिक्त संबंधों की संख्या। आई बात समझ में बेटा? कोई भी अपने को संबंध निकालना है तो सबसे पहले अपने को ये देखना पड़ेगा कि साहब इसमें ये जो दिया गया संबंध है ये ए कार्तीय गुणा बी का उप समुच्चय है कि नहीं। अगर है तो संबंध है और अगर नहीं है तो संबंध नहीं है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। आगे अपन ने देखा कि साहब एक उदाहरण से समझते हैं। क्या है उदाहरण? कि यदि ए 1 2 3 4 समुच्चय ए में अवयव है कौन कौन से? 1 2 3 4 तथा बी के अंदर अवयव है कौन से? 1 और 2। अब अपने को क्या काम करना है? एक संबंध बताना है। ये दे रखा है अपने को क्वेश्चन कि संबंध किस प्रकार से है कि संबंध का प्रत्येक अवयव ए कोमा बी के रूप में होना चाहिए, पहली चीज। फिर ए बराबर होना चाहिए किसके? बी स्क्वायर के। ए बराबर होना चाहिए किसके? बी स्क्वायर के। और ए जो है प्रथम अवयव जो है समुच्चय ए से होना चाहिए और द्वितीय अवयव कहां से होना चाहिए? समुच्चय बी से होना चाहिए। यहां पर अपन ने क्या देखा कि इस क्वेश्चन को पढ़ना अपने को अच्छे तरीके से आना चाहिए, तभी तो, क्योंकि गणित में 3 ही बातों पर आधारित होती है। पहली बात क्या दे रखा है, दूसरी बात क्या ज्ञात करना है, तीसरी बात कैसे ज्ञात करना है। तो ये अपने को दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा? कि एक समुच्चय है ए, एक समुच्चय है बी, इनके बीच में एक संबंध है आर। आर इस प्रकार है कि ए कोमा बी के रूप में लिखा हुआ है, जहां पर ए बराबर है बी स्क्वायर के। ए लिया गया है समुच्चय ए से और बी लिया गया है समुच्चय बी से। अब इसको अपन कैसे सॉल्व करते हैं? तो पहले तो मैं आपको समझाता हूं। यहां पर मैंने बनाया साहब समुच्चय ए। देखना आप, ये है समुच्चय ए। समुच्चय ए के अंदर अवयव कौन कौन से हैं बेटा? 1 2 3 4। ठीक है। फिर यहां पर बनाया अपन ने समुच्चय बी। ये रहा समुच्चय बी। अब समुच्चय बी के अंदर अवयव कौन कौन से हैं? 1 2। अपना जो संबंध है उसका नाम क्या है बेटा? आर। ये देखो आप डैन टन टैन तीर का निशान भी लगा दिया। ठीक है, अपनी तो आदत है ना उड़ता तीर लेने की, तो ये देखो आप ये तीर उड़ा दिया पर। अब ये कह रहा है कि ए जो है ये बराबर है बी स्क्वायर के। कई सारी चीजें हो सकती है यहाँ पे और भी कई सारी कि जैसे एक का ये संबंध सारे निकाल लेते हैं, लेकिन ए बराबर है बी स्क्वायर के। तो ये देखो आप बी स्क्वायर इसके अवयव करें तो ये क्या है? 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। तो इसका संबंध है इससे। 2 का स्क्वायर क्या है? 4। तो ये देखो आप इसका संबंध है ये। और भी कई संबंध हो सकते हैं 2 का 1 से ऐसे करके, लेकिन इस प्रश्न के मुताबिक ये है। तो यहाँ पर ये आर जो ये कह रहा है कि इसके अंदर जो अवयव मिलेंगे अपने को क्रमित युग्म के रूप में, वो मिलेंगे कौन से? 1 1। ठीक है। और दूसरा कौन सा मिलेगा बेटा? 4 2। ये अपने को इस
प्रश्न के मुताबिक दिए गए संबंध को लिख दिया अपन ने। कुछ लोग ऐसे भी लिखेंगे कि साहब 1R1, ठीक है, ये A है और ये B है, और साहब 4R2 ये हो गया। तो इस क्वेश्चन को जब अपन ने समुच्चय के रूप में लिखा तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर अपने से कहा जाए अवयव के रूप में लिखो तो ऐसे लिख दो, और अगर चित्रण द्वारा समझाना है तो ये लिख दिया अपन। तो ये क्या हो गया अपने पास में एक एग्जाम्पल संबंध का। अब अपन पढ़ते हैं संबंध के प्रांत और परिसर के बारे में। होता क्या है बेटा, ये प्रांत और परिसर ये देखने के लिए अपन एक समुच्चय लेते हैं, समुच्चय A, और इसके अंदर अवयव हैं कौन कौन से, 1 2 3 4। एक और समुच्चय लिया अपन ने, समुच्चय B, इसके अंदर अवयव हैं A, B, C, D और E। अब अपने पास A से B में एक संबंध है जिसे अपन कह रहे हैं R। 1 का संबंध है A से, 2 का संबंध है B से, 3 का संबंध है C से, और 4 का संबंध है D से। ठीक है बेटा। अब यहां पर एक नई बात और आएगी कि ये समुच्चय B के जो अवयव हैं और जो A से जुड़े हुए हैं या A से संबंध रखते हैं, इन अवयवों को अपन क्या कहते हैं बेटा, प्रतिबिंब। क्या कहते हैं मेरे लाल, प्रतिबिंब। कई बार इस प्रकार से प्रश्न आ जाता है कि अवयव 1 का प्रतिबिंब बताओ, तो 1 का प्रतिबिंब कौन है, A, 2 का प्रतिबिंब कौन है, B, 3 का प्रतिबिंब कौन है, C, और 4 का प्रतिबिंब कौन है, D। ठीक है, ये हुई प्रतिबिंब की बात। क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि साहब A का पूर्व प्रतिबिंब क्या है, तो A का पूर्व प्रतिबिंब देखो आप, A का पूर्व प्रतिबिंब है 1, B का 2, C का 3 और D का 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अवयवों को अपन क्या कह देते हैं बेटा, पूर्व प्रतिबिंब। लेकिन उन्हीं अवयवों को कहेंगे जो समुच्चय B के अवयवों से संबंध रखता है। ऐसा नहीं कि जो खाली बड़ा उसको भी अपन पूर्व प्रतिबिंब कह देंगे। जैसे अगर अपने से कहे कोई कि E का पूर्व प्रतिबिंब बताओ, तो E का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, देखो आप। ठीक है, या कोई कहे कि साहब E किसका प्रतिबिंब है, तो E किसी का भी प्रतिबिंब नहीं है। अब अपन बात कर रहे थे संबंध R की, तो यहाँ पर मैंने संबंध R को क्रमित युग्म के रूप में लिखा। तो कैसे लिखूंगा बेटा, A, A, 2, B, और 3, C, और 4, D। ये मैंने क्या काम करा कि संबंध R को क्रमित युग्म के रूप में लिख दिया। अब आते हैं अपन संबंध के प्रांत के बारे में। प्रांत क्या है बेटा, संबंध का प्रांत उन अवयवों का समुच्चय जो समुच्चय B के अवयवों से संबंध रखते हैं, पहली बात। दूसरे तरीके से समझें कि संबंध R अगर क्रमित युग्म के रूप में लिखा हुआ है, तो ऐसे संबंध के अंदर जो क्रमित युग्म है उसके प्रथम अवयवों का समुच्चय क्या कहलाएगा, संबंध R का प्रांत कहलाएगा। जैसे यहां पर संबंध R का प्रांत क्या होगा बेटा, संबंध R का प्रांत होगा 1, 2, 3 और ये 4। ये आ गया सब। ये क्या कहलाया अपने पास में, संबंध R का प्रांत। क्यों कहलाया बेटा, क्योंकि यही वो अवयव हैं जो समुच्चय B के अवयवों से संबंध रखते हैं। ठीक, अब आते हैं अपन संबंध का परिसर। परिसर जो अवयव समुच्चय A के अवयवों से संबंध रखते हैं, अर्थात समुच्चय A के प्रतिबिंबों का
समुच्चय ए के जो अवयव हैं उनके प्रतिबिंबों का जो समुच्चय होगा वो क्या कहलाएगा, आर का परिसर कहलाएगा। या फिर अगर संबंध आर क्रमित युग्म के रूप में लिखा हुआ है, अगर संबंध आर क्रमित युग्म के रूप में लिखा हुआ है तो उस क्रमित युग्मों के द्वितीय अवयवों का समुच्चय क्या कहलाता है बेटा, आर का परिसर। ये देखो आप, आर का परिसर क्या होगा मेरे लाल, ये होगा ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी। अब बालक कहेगा कि सर इसमें ई तो आ ही नहीं रहा, अब ई का क्या करेंगे। तो एक और बात आती है यहाँ पर, वो क्या है, आर का सह प्रांत। क्या आता है बेटा, आर का सह प्रांत। संबंध आर का सह प्रांत क्या होगा, तो समुच्चय बी के समस्त अवयवों का समुच्चय क्या कहलाएगा बेटा, आर का सह प्रांत। मतलब ये हो जाएगा ए बी सी और डी और ई। यही बात समझ। अब अपन क्या काम करते हैं, इसका एक उदाहरण लेते हैं साहब। बेटा संबंध के प्रांत और परिसर को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं अपन। उदाहरण क्या है बेटा, कि अपने पास में एक समुच्चय ए और दूसरा समुच्चय बी। अब ए से बी में एक संबंध है आर। आर को अपने को क्रमित युग्म के रूप में लिखना है। संबंध क्या है, संबंध यह है कि x बड़ा है y से, x बड़ा है y से। तो अपने को संबंध आर भी याद करना है, अपने को संबंध आर का प्रांत भी याद करना है और अपने को संबंध आर का परिसर भी याद करना है। अब उसके लिए अपन क्या काम करते हैं कि यहाँ पर एक समुच्चय लिख लेते हैं साहब। ये है समुच्चय ए। इसके अंदर अवयव क्या थे बेटा, ये थे 1 3 5 और 7। एक समुच्चय बी लिख लेते हैं, ये रहा सब। इसके अंदर अवयव क्या है, 2 4 6 और 8। अब ये क्या कह रहा है साहब कि x बड़ा है y से, और x कहां से लेना है अपने को, समुच्चय ए से, और y कहां से लेना है, समुच्चय बी से। ठीक है बेटा, तो x बड़ा है y से। तो यहाँ पे बताओ कि 2 से बड़ा कौन कौन है x में, तो 2 से बड़ा 3 है, 2 से बड़ा 5 है और 2 से बड़ा 7। ठीक है बेटा। अब 4 से बड़ा कौन है, तो 4 से बड़ा 5 है, 4 से बड़ा 7 है। अब 6 से बड़ा कौन है, तो 6 से बड़ा कौन है बेटा, 7 है। 8 से बड़ा कोई है नहीं। इसका मतलब अपने पास में जो संबंध आर दे रखा है, अगर मैं उसको क्रमित युग्म के रूप में लिखूं तो क्या लिखूंगा मेरे लाल, वो लिखूंगा मैं 3,2। ठीक है, फिर लिखूंगा मैं 5,2, फिर क्या लिखूंगा मैं 7,2। पहले तो ये लिखा, फिर 5,4। देखना बेटा, 5,4। फिर लिखूंगा मैं 7,4, फिर लिखूंगा मैं 7,6। ये तो मैंने क्या काम करा कि संबंध आर को लिख दिया था। और देखो बिल्कुल सही है, इस क्रमित युग्म में, अगर किसी भी क्रमित युग्म में आप देखिए x y से बड़ा है, यहाँ पर x क्रमित युग्म का प्रथम अवयव है। जैसे 3 2 से बड़ा है, 5 भी 2 से बड़ा है, 5 4 से भी बड़ा है, 7 4 से बड़ा है और 7 6 से भी बड़ा है। तो इसका मतलब अपना संबंध इस शर्त को पूरा करता है। अब बात हुई अपने पास में कि इसका प्रांत बताओ। तो भैया आर का प्रांत क्या होगा मेरे लाल, आर का प्रांत मैंने क्या बताया कि अगर संबंध क्रमित युग्म के रूप में लिखा हुआ है, अगर संबंध आर क्रमित युग्म के रूप में लिखा हुआ है तो
प्रथम अवयवों का समुच्चय क्या कहलाता है बेटा? आर का प्रांत कहलाता है। तो यहाँ पर देखो आप पहले कौन कौन से होंगे? 3, 5 और 7। यही है 3, 5, 7। ये अपने पास में आर का प्रांत आ गया। अब बात करें अपन संबंध आर का परिसर। वो क्या होगा मेरे लाल? संबंध आर का परिसर होगा 2 और 7, 4 और 6। या ठीक है। तो अपन ने क्या है, संबंध आर भी ज्ञात कर लिया, आर का प्रांत भी ज्ञात कर लिया, आर का परिसर भी ज्ञात कर लिया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं भाई, एक से नहीं समझ में आया हो तो एक और लेते हैं। इस उदाहरण में एक समुच्चय दे रखा है, समुच्चय ए। समुच्चय ए में अवयव हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब संबंध समुच्चय ए से ए में है और किस प्रकार से है कि संबंध आर क्रमित युग्म x, y के रूप में है, जहां पर x भी कहां से लिया है? समुच्चय ए से। y भी कहां से लिया है? समुच्चय ए से। और x स्क्वायर बराबर है y के, या फिर x बराबर होना चाहिए किसके? y स्क्वायर। तो मैंने क्या काम करा कि यहाँ पर एक समुच्चय लिया, ये है अपने पास में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। ठीक है बेटा। यहाँ पर अपन ने एक और समुच्चय ए ही बनाया है, क्योंकि संबंध ए से ए में है और इसके अंदर अवयव है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। अब ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर बराबर है इसके y के। तो x यहां से लिया समुच्चय से, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा बेटा? 2 का वर्ग। 2 का वर्ग होगा 4, ये रहा। फिर आते हैं 3 का वर्ग। 3 का वर्ग कितना होगा बेटा? 9, ये आ गया। फिर 4 का वर्ग यहाँ है नहीं, 5 का वर्ग है नहीं, 6 का वर्ग है नहीं, 7 का वर्ग है नहीं, 8 का वर्ग है नहीं, 9 का वर्ग है नहीं। फिर दूसरा या लगा के आ रहा है कि x बराबर होना चाहिए किसके? y स्क्वायर के। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि साहब y स्क्वायर, तो क्या कहना चाह रहा है ये कि x बराबर होना चाहिए किसके? y स्क्वायर के। अब y यानी कि ये 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा बेटा? देखो आप 4 और साथ 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा बेटा? 9। ये ऐसे संबंध बना। इस संबंध को क्या कह रहे हैं अपन? आर। ये रहा। अगर मैं इस आर को लिखूं, संबंध आर को क्रमित युग्म के रूप में लिखूं, तो क्या लिखूंगा बेटा? 2, 4। ठीक है। और साथ 3, 9, ये लिखा। या फिर मैं लिखूंगा कैसे? 4, 2 और साथ 9, 3। ये मैंने संबंध आर को परिभाषा के अनुसार लिख दिया। अब मुझे तो आर का प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर बेटा आर का प्रांत क्या होगा मेरे लाल? आर का प्रांत है कि जो संबंध है उसके क्रमित युग्म के अंदर जो लिखे हुए हैं, क्रमित युग्मों का जो समुच्चय है संबंध में, उस क्रमित युग्मों का प्रथम अवयवों का समुच्चय क्या कहलाएगा? प्रांत कहलाएगा। तो यहाँ पर आए अपन क्या बेटा? 2, 3, 4 और ये 9। ये आर का प्रांत है। संबंध आर का क्या हो गया बेटा? प्रांत। अब आते हैं अपन संबंध आर का परिसर, इसकी बात करते हैं। अब संबंध आर का परिसर, ये भी बेटा यही है। देखो आप 2, 3, 4 और 9। ये आई बात समझ में? संबंध आर का प्रांत और परिसर। प्रांत क्या है? अगर समुच्चय क्रमित युग्मों के रूप में लिखा हुआ है तो क्रमित युग्म के प्रथम अवयवों का जो समुच्चय है वो प्रांत कहलाएगा।
और द्वितीय अवयवों का समुच्चय जो है वो क्या कहलाएगा बेटा? वो कहलाएगा परिसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। आगे अपने पास में एक और संबंध आएगा, प्रतिलोम संबंध। क्या होता है बेटा ये प्रतिलोम संबंध? संबंध तो अपन ने पढ़ा ही है, उसका इनवर्स विलोम। जैसे अगर मान लीजिए अपने पास में ये दे रखा है ए, समुच्चय ए और ये समुच्चय बी। ठीक है बेटा, समुच्चय ए और समुच्चय बी। समुच्चय ए के अंदर अवयव है 1 2 3 4 5, और यहाँ दे रखा है ए बी सी डी और। ठीक है, सिंपल सी चीज है। यहाँ पर एक संबंध है साहब आर, और 1 का ए से, 2 का बी से, 3 का सी से, 4 का डी से, 5 का ई से। अगर मैं इस संबंध आर को क्रमित युग्म के रूप में लिखूं तो क्या लिखूंगा बेटा? ए कॉमा ए, और साहब 2 कॉमा बी, और 3 कॉमा सी, और 4 कॉमा डी, और 5 कॉमा ई। ये मैंने क्या काम करा? इस संबंध को क्रमित युग्म के रूप में लिख दिया। अब अपने से कहा जा रहा है कि इसका प्रतिलोम संबंध बताओ। प्रतिलोम संबंध का मतलब यह है कि जो पहले x था वो y हो जाए और y जो था वो x हो जाए, मतलब आपस में इस क्रमित युग्म को बदल दो। तो जो प्रतिलोम संबंध होता है इसको अपन क्या काम करते हैं? प्रतिलोम और संबंध, इसको अपन प्रदर्शित करते हैं किससे? r इनवर्स से, यानी कि r की घात -1। अब इसको लिखेंगे कैसे बेटा? तो कुछ नहीं करना आपको, इसके जो क्रमित युग्म थे इनकी स्थिति चेंज कर दो। मतलब अब लिखो आप a, 1 b, 2 और साहब c, 3 और d, 4 और साहब e, 5। ये लिख दिया साहब। ठीक है, ये अपने पास में क्या आ गया? प्रतिलोम संबंध, जिसको अपन काय से प्रदर्शित करते हैं? r की घात -1 से। ठीक है बेटा, छोटा सा टॉपिक है लेकिन कई बार इसमें से प्रश्न आ सकता है बोर्ड में। अब आते हैं अपन कि जो अभी तक अपन ने जितना भी पढ़ा और समझा उससे बोर्ड में आए हुए प्रश्नों को कैसे हल करते हैं इसके बारे में जानकारी लेते हैं। कुछ उदाहरण लेते हैं उसके लिए। जैसे ये पहला उदाहरण है कि एक समुच्चय दे रखा है ए और एक समुच्चय दे रखा है बी। समुच्चय के अंदर अवयव हैं 1 2 3, समुच्चय बी में अवयव है 4 5 6। तो इन चारों संबंध में अपने को ये बताना है कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में कौन कौन से संबंध हैं और कौन से नहीं हैं। तो इसके लिए अपन ने जो सबसे पहले पढ़ा था कार्तीय गुणन, ठीक है, उससे क्या काम करते हैं कि यहाँ पर ए कार्तीय गुणन बी कर लेते हैं। ए कार्तीय गुणन बी करने के लिए अपन ए समुच्चय के अवयवों का समुच्चय बी के अवयवों के साथ में एक क्रमित युग्म बनाकर उसका समुच्चय लिख देते हैं। कैसे बेटा? देखो आप, यह है यहाँ पर 1, 4, ठीक है, 1, 5 और 1, 6। फिर आए अपन 2, 4, 2, 5 और 2, 6। फिर आए अपन 3, 4 और साथ 3, 5 और 3, 6। ये हो गया। अब अपने ये दिखाई दे रहा है कि साहब यहाँ पर ये ए कार्तीय गुणन बी है। अपने को ये बताना है कि इन चारों संबंधों में से कौन सा इसका संबंध है और कौन सा संबंध नहीं है। मतलब इन चारों में कौन सा संबंध है और कौन सा नहीं है। सबसे पहले अपन R1 की बात करते हैं। अपन ये चेक करते हैं पहले वाले में कि साहब R1 जो है ये उप समुच्चय है क्या? A क्रॉस
सॉरी ए कार्तीय गुणन बी का। ये R1 जो है ये उप समुच्चय है क्या ए कार्तीय गुणन बी का, ये चीज अपने को देखनी है। कैसे? यहाँ पर देखो आप 1,4 इसमें है, बिल्कुल है सा। फिर 3,5 इसमें बिल्कुल है सा। 3,6 इसमें है सा। तो इसका मतलब ये हुआ कि संबंध R1 जो है वो उप समुच्चय है ए कार्तीय गुणन बी का। तो इसका मतलब ये हुआ कि R1 जो है ये ए से बी में एक संबंध है, एक संबंध है। ठीक है बेटा, पहली चीज। अब R2 के बारे में बातचीत करते हैं कि ये क्या है सा। तो R2 के अंदर 1,6 देखो आप इसके अंदर है। फिर आए अपन 2,6 बिल्कुल है सा। 3,6 अरे ये भी है। तो इसका मतलब R2 भी उप समुच्चय है। R2 भी उप समुच्चय है ए कार्तीय गुणन बी का। R2 भी उप समुच्चय है ए कार्तीय गुणन बी का। ठीक है बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि R2 भी ए से बी में एक संबंध है, में एक संबंध है, संबंध है। यहां पे भी लिखो साहब संबंध है। ठीक है मेरे लाल। अब आते हैं अपन R3 पर, तीसरे। R3 में देखिए साहब 1,5 है क्या, ये रहा था। 3,4 है क्या, ये रहा था। 5,1 है क्या, नहीं है। तो यहां पर क्या बताया गया कि साहब R3 जो है ये उप समुच्चय नहीं है किसका, ए कार्तीय गुणन बी का। क्यों नहीं है साहब? क्योंकि यहाँ पर 5,1 जो ये 5,1 जो है ये विद्यमान नहीं है। किसमें विद्यमान नहीं है बेटा? ए कार्तीय गुणन बी में। तो इसका मतलब ये हुआ कि R3 ए से बी में एक संबंध नहीं है, एक संबंध और क्या है, ये नहीं है। आई बात समझ? मतलब संबंध है कि नहीं है ये पता करने के लिए उस संबंध का ए कार्तीय गुणन बी में होना जरूरी है। यानी कि संबंध का ए कार्तीय गुणन बी का क्या होना चाहिए, उप समुच्चय होना जरूरी है। ठीक है बेटा। अब साहब संबंध 4 की बात करें, ये रहा साहब 4। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है ये 4 में कि अपने को 2,4 इसमें दिखाई दे रहा है, बिल्कुल 2,6 दिखाई दे रहा है, 3,6 दिखाई दे रहा है, लेकिन 4,2 दिखाई नहीं दे रहा। तो इसका मतलब यहां पर अपन कह सकते हैं कि साहब R4 ये उप समुच्चय नहीं है ए कार्तीय गुणन बी का। क्यों नहीं है, कारण सहित बताना है। तो साहब इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर 4,2 ये जो है 4,2 ये विद्यमान नहीं है ए कार्तीय गुणन बी में। इसका मतलब R4 ये ए से बी में एक संबंध नहीं है, एक संबंध नहीं है। ठीक है बेटा, कितना सिंपल सा बात है। अब एक और उदाहरण लेते हैं। ये है बेटा समुच्चय n में परिभाषित संबंध दे रखे हैं और अपने को इसको में क्या करना है, नियम रूप में लिखना है। ये जो संबंध दे रखा है इसको अपने को किस में लिखना है बेटा, नियम रूप में। अब नियम रूप में कैसे लिखते हैं? पहले तो आप इस R1 को लिखना चाह रहे हैं कि साहब इस R1 को मैं नियम रूप में लिखना चाह रहा हूं।
अब नियम रूप में लिखना चाह रहा हूं तो इसका प्रत्येक अवयव x, y के रूप में लिखा हुआ है, देखा क्रमित युग्म के रूप में, ठीक है। और सच दैट मतलब इस प्रकार है, x और y जो है वो इस प्रकार। अब x और y में रिश्तेदारी निकालो कि इन दोनों में क्या संबंध है। तो देखो आप 1,3, 2,5, 3,7, अरे यहाँ पर y जो है वो x से 2 ज्यादा है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये जो x, y है इसमें y जो है ये बराबर है x + 2 के। अगर मैं इसमें x के मान रखूंगा तो मुझे y प्राप्त होता जाएगा। और ये x और y कहां से लाने हैं बेटा? ये x और y दोनों लाने हैं कहां से? प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से। ये हो गया साहब इसका नियम रूप। अब आते हैं अपन एक और R2 को भी देख लो साहब। R2 में क्या दे रखा है कि साहब R2 जो है एक ऐसा संबंध है जिसके अंदर प्रत्येक अवयव x, y क्रमित युग्म के रूप में इस प्रकार लिखा गया है। ये जो है इसको सच दैट भी कहते हैं और इस प्रकार भी कहते हैं। इसमें कई बार सीधी लाइन जो खींची रहती है, वर्टिकल यानी कि लंबवत लाइन जो है वो भी ये बताती है कि सच दैट को दो तरीके से लिख सकते हैं। या तो दो बिंदी बना दो, यह एक लंबवत लाइन खींच दो, छोटी सी, ज्यादा बड़ी नहीं। अच्छा, अब यहाँ है 2,1 और 3,2, 4,3 x, y के रूप में लिखे हुए। लेकिन अब इनमें रिश्तेदारी देखो, तो इसमें क्या रिश्तेदारी दिखाई दे रही है बेटा कि x जो है वो बराबर है किसके? y + 1 के। देखो अगर y में 1 जोड़ दिया जाए तो x प्राप्त हो रहा है। और x और y कहां से लिए जा रहे हैं? देखो तो मेरे लाल, कहां से? प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से। इस प्रकार के प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना बहुत रहती है। और देखिए साहब, एक और उदाहरण लेते हैं। एक समुच्चय दे रखा है ए, 1, 2, 3, 4, 5। एक समुच्चय दे रखा है बी, 1, 4, 5। यहाँ कहा जा रहा है कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक संबंध है आर, जिसमें x y से छोटा है। इस संबंध को अपने को क्रमित युग्मों के रूप में लिखना है। संबंध R को क्रमित युग्म के रूप में लिखना है, नंबर 1। और इसका प्रतिलोम संबंध R की घात -1 भी ज्ञात करना है। ठीक है बेटा। अब यहां पर मैंने देखा कि साहब ये समुच्चय ए, देखना ए में कौन कौन से अवयव है? 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब समुच्चय बी की बात करें, यह आ गया समुच्चय बी। इसके अंदर अवयव कौन कौन से हैं? 1, 4 और ये 5 योग है। अब यहाँ पर देखो आपकी x y से छोटा है, ये x जो है y से छोटा है। तो यहाँ पर देखिए आपकी एक किस किस से छोटा है? तो 1 4 से छोटा है, 1 5 से छोटा है। ठीक है बेटा। ये 2 किस किस से छोटा है? तो ये 2 4 से छोटा है, 2 5 से छोटा है। अच्छा, ये 4 किससे छोटा है? तो 4 तो यहाँ पर 5 से छोटा है। ये 3 किससे छोटा है? ये 3 4 से छोटा है, 3 5 से छोटा है। ये 5 ये तो किसी से भी छोटा नहीं है साहब। अगर मैं इसको क्रमित युग्म के रूप में लिखूं इस संबंध R को, तो क्या लिखूंगा? देखो बेटा, संबंध R बराबर यहां पर आएगा अपने पास में 1,4 और 1,5, 1,4 1,5। फिर देखो आप यहाँ आएगा 2,4 और 2,5 योग है साहब।
फिर आते हैं अपन 3,4 और 3,5 ये हो गया। फिर 4,5 ये प्रश्नानुसार जो संबंध अपने को दिया था उसको अपन ने किसके क्रमित युग्मों के रूप में लिख दिया था। अब अपने से कहा जा रहा है कि इसका प्रतिलोम संबंध यानी कि r की घात -1 भी ज्ञात करो। तो मैंने क्या बताया था बेटा कि r की घात -1 यानी कि प्रतिलोम संबंध निकालने के लिए प्रथम अवयव को द्वितीय में और द्वितीय को प्रथम में बदल देते हैं। मतलब ये है कि यहाँ लिख देते हैं 4,1 5,1 4,2 5,2 ठीक है बेटा। और यहाँ पर 4,3 5,3 और 5,4 ये हो गया अपने पास में संबंध R और ये हो गया संबंध R का प्रतिलोम। एक और एग्जांपल देखते हैं, मतलब एक उदाहरण और देखते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि निम्न में से प्रत्येक संबंध का प्रतिलोम लिखो सर। बहुत ही आसान है। प्रतिलोम संबंध को समझने के लिए केवल इतना समझो कि x को y में और y को x में बदल देते हैं। जैसे ये R1 दे रखा है संबंध, अब मुझे इसका r की घात -1 यानी कि प्रतिलोम संबंध निकालना है। तो जब प्रतिलोम संबंध निकालना है तो मैं क्या काम करूंगा, ये बराबर और यहां पर इसको लिख दूंगा 3,2 और साथ 4,2 3,3 और साथ 2,3 और 2,4 ये हो गया अपने पास में इसका प्रतिलोम संबंध। अगर अपन इसकी बात करें, इसके R3 ये संबंध का प्रतिलोम लिखना है अपने को, तो कैसे लिखेंगे बेटा, R3 का घात -1 यहां पे भी लिख देते हैं R1। अच्छा, प्रतिलोम में क्या काम कर रहे हैं, प्रतिलोम संबंध में के साहब x को y में और y को x में बदल देते हैं। तो बिल्कुल इसी प्रकार से लिखना है क्योंकि ये क्रमित युग्म के रूप में नहीं लिखा हुआ। अपन क्या काम करेंगे, यहाँ लिखेंगे, देखना जरा ध्यान से कि y, x मैंने क्या काम करा, x को y में और y को x में बदल दिया। यहाँ पर ये है सच दैट का, मैंने बताया था ना, या तो 2 बिंदी लगा दो या फिर एक लंबवत लाइन खींच दो। इस प्रकार y, x इस प्रकार है कि x और y ये दोनों कहां से लिए गए हैं, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से। और यहाँ पर इनके बीच में संबंध क्या है बेटा, इनके बीच में संबंध है कि साहब y जो है वो छोटा है किससे, x से। y जो है छोटा है किससे, x से। तो ये आ गया अपने पास में संबंध R3 का प्रतिलोम संबंध। प्रतिलोम संबंध निकालने के लिए अपने को x को y में और y को x में बदल। ठीक है बेटा। तुल्यता संबंध को समझने के लिए अपन एक उदाहरण और लेते हैं। क्या है बेटा उदाहरण में कि एक समतल पर स्थित समस्त त्रिभुजों का जो समुच्चय है उसे नाम दिया अपन ने T। ठीक है। अब एक संबंध है R, T से T में। किस प्रकार का संबंध है कि इसके अंदर क्रमित युग्म है T1, T2। T1 T2 के सर्वांग सम है। सर्वांग सम है मतलब सर्वांग समान है, तीनों भुजाएं बराबर हैं, तीनों कोण बराबर हैं। कक्षा 7 में पढ़ा होगा आपने सर्वांग सम और समरूप। अब प्रदर्शित करना है कि R एक तुल्यता संबंध है। अब आपको जानकारी होनी चाहिए कि तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए अपने को पहले संबंध को स्वतुल्य सिद्ध करना पड़ेगा, फिर सममित सिद्ध करना पड़ेगा,
फिर संक्रामक सिद्ध करना पड़ेगा। जब ये तीनों अपन सिद्ध कर देंगे तब जाकर अपन कहेंगे कि दिया गया संबंध स्वतुल्य संबंध है। ठीक है बेटा। तो आपको याद है गणित तो तीन ही बातों पर आधारित है। कौन कौन सी, क्या दे रखा है, क्या ज्ञात करना है और कैसे ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या दिया है बेटा, देखो आप, दिया है, क्या दिया है मेरे लाल, दिया है कि एक समुच्चय है टी। इस टी के अंदर समतल पर स्थित समस्त त्रिभुज विद्यमान है। अब वो त्रिभुज कौन कौन से, नाम दे देते उसको, T1, T2, T3, T4, ऐसे करके खूब सारे जितने भी एक समतल पर त्रिभुज आ सकते हैं। अब साहब संबंध R है। R क्या कह रहा है कि साहब इसके अंदर T1, T2 का एक क्रमित युग्म के रूप में लिख रखा है। ये सच दैट यानी कि इस प्रकार है T1, T2 कि T1, T2 के, T1, T2 के सर्वांग सम, सर्वांग सम है। ठीक है बेटा, ये आ गया। अब अपने को इस संबंध R को स्वतुल्य, सममित और संक्रामक सिद्ध करना है। सबसे पहले आता है अपन स्वतुल्य के लिए, नंबर 1 कि क्या ये संबंध स्वतुल्य संबंध है। तो उसके लिए जब आए अपन तो यहाँ पर लिखा अपन ने स्वतुल्य। अच्छा एक बात बताओ कि स्वतुल्य संबंध क्या था बेटा, अभी पढ़ा था ना अपन ने। स्वतुल्य संबंध ये है कि समुच्चय टी के प्रत्येक अवयव का स्वयं से संबंध होना आवश्यक है। मतलब इस टी में यानी कि त्रिभुजों के समुच्चय में जितने भी अवयव हैं उनका स्वयं से संबंध होना आवश्यक है। और यहाँ पर संबंध क्या है कि T1, T2 के सर्वांग सम होना चाहिए। अब साहब मैंने क्या काम करा कि एक त्रिभुज लिया था। कहां से लिया वो त्रिभुज, वो लिया मैंने टी से। अच्छा आप एक बात बताओ कि स्वयं स्वयं के सर्वांग सम होगा कि नहीं होगा। मतलब जो त्रिभुज टी बने ये अपने स्वयं के सर्वांग सम तो होगा ही होगा। मतलब अगर त्रिभुज T1 के ऊपर त्रिभुज T1 रख दो तो वो उसको पूरी तरह से ढक लेगा। इसी को तो कह रहे हैं अपन सर्वांग सम। सर्वांग सम मतलब सर्व अंग समान। T1 के सारे अंग समान होंगे T1 के, यानी कि स्वयं के बराबर। तो इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि साहब T1 R और T1, यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि साहब T1 और T1 के क्या है बेटा, सर्वांग सम है, सर्वांग सम है। ठीक है मेरे लाल। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि साहब T1 और T1 ये पूरी तरह से विद्यमान है इसमें संबंध R में। इसका मतलब R जो है एक स्वतुल्य संबंध है। क्या है बेटा, स्वतुल्य संबंध है। पहली बात तो अपने यहीं पर सिद्ध होगी कि ये दिया गया संबंध R एक स्वतुल्य संबंध है। अब आते हैं अपन सममित संबंध पर। अब सममित संबंध के लिए क्या है साहब, सममित संबंध दूसरे नंबर पर जो अपने को बात सिद्ध करनी है वो है सममित, सममित संबंध। अच्छा बेटा सममित संबंध ये है कि ए का बी से वही संबंध होना चाहिए जो बी का ए से। मतलब आपस में अगर x को y को और y को x में बदल दें तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो मैंने क्या काम करा कि साहब यहां से T1 और T2 ये मैंने दो अवयव लिए यानी कि दो त्रिभुज लिए। कहां से, समुच्चय T से। ठीक है बेटा। अब वो ऐसे हैं कि साहब T1
RT2। मतलब ये है के साथ T1 और T2 के सर्वांग सम है, सर्वांग सम है। मतलब ये है कि T1 T2 के सर्वांग सम है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर अगर मैं ये लिख दूं कि T2 और T1, इसको मैंने आपस में चेंज कर दिया, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि T2 T1 के सर्वांग सम है? देखो आप, कह सकता हूं ना बेटा कि जब T1 T2 के सर्वांग सम है तो T2 भी तो T1 के सर्वांग सम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर T1, T2 ये विद्यमान है किसमें, संबंध R में, तो पक्की बात है कि T2, T1 ये पूरी तरह से विद्यमान होगा किसमें, R में। इसका मतलब संबंध R एक कैसा संबंध है बेटा, सममित, सममित संबंध है। वेरी सिंपल सी बात, ये बात भी अपन ने सिद्ध कर दी। अब तीसरा और महत्वपूर्ण संबंध कौन सा, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध क्या है ऐसा, उसके बारे में बातचीत करें। तीसरे नंबर पर संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध ये कहता है कि ए का बी से संबंध हो, बी का सी से संबंध हो, तो ए का सी से संबंध होना चाहिए, तब जाके ये संक्रामक संबंध कहलाए। तो मैंने क्या काम करा कि तीन त्रिभुज लिए T1, T2 और T3, और ये कहां से लिए मैंने, समुच्चय T से, त्रिभुजों के समुच्चय से मैंने तीन त्रिभुज ले लिए। ठीक है बेटा। अब क्या हुआ अपने पास में कि ये कह रहा है कि सर T1 ये हो इसमें संबंध R में, मतलब ये कह रहा है कि सर T1 T2 के सर्वांग सम, सर्वांग सम हो है, लिखिए सर सर्वांग सम है। मतलब ये कह रहा है कि T1 T2 के सर्वांग सम है, ये तो है, मतलब मिल रहा है अपने को। और ये कह रहा है कि सर T2, T3 ये भी विद्यमान है संबंध R में। मतलब ये कहना चाह रहा है कि साहब ऐसा भी है कि T2 जो है T3 के सर्वांग सम है, सर्वांग सम है, ये भी बात है। तो अपने को बताना है कि क्या T1 T3 के सर्वांग सम होगा। तो ये तो समझने वाली बात है बेटा कि अगर मान लीजिए ये अपने पास में T1 है, ये एक त्रिभुज है, मान लीजिए इसको अपन ने नाम दिया T1, एक और त्रिभुज है ये T2। अगर ये इसके सर्वांग सम है, ये इसके सर्वांग सम है, ठीक है, तो सीधी सी बात है जब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है तो ये आपस में बराबर होंगे ही होंगे। भाई T1 T2 के सर्वांग सम है, T2 T3 के सर्वांग सम है, तो T1 और T3 तो सर्वांग सम होंगे ही होंगे। तो अपन कह सकते हैं कि साहब T1 और T3, मतलब ये हुआ कि T1 T3 के सर्वांग सम है, ये आ गया T1 T3 के सर्वांग सम है। अब यहां पर कह सकते हैं कि साहब T1, T3 ये भी विद्यमान होगा किसमें, संबंध R में। तो अपन कह सकते हैं कि R एक कैसा संबंध है बेटा, R एक संक्रामक संबंध है।
ये आ गया। अब चूंकि आर जो है वो स्वतुल्य संबंध भी है, आर जो है संक्रामक संबंध भी है, आर जो है सममित संबंध भी है। इसका मतलब ये हुआ कि आर जो है वो एक तुल्यता संबंध है। तो यहाँ अपन कह सकते हैं कि चूंकि आर जो है एक स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। आर एक कैसा संबंध है बेटा? आर एक सममित संबंध है, सममित संबंध है। आर एक संक्रामक संबंध है, आर एक कैसा संबंध है? संक्रामक संबंध है। अब जब ये तीनों है तो ऐसी स्थिति में अपन कह सकते हैं कि इसलिए आर एक तुल्यता संबंध है। आर कैसा है बेटा? आर एक तुल्यता संबंध है। ठीक है मेरे लाल, ये हो गया। ये अपन ने संबंधों के प्रकार में पूरी जानकारी ले ली साहब। अब अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे संबंधों के प्रकार। संबंधों के प्रकार अगले लेक्चर में, यानी कि अगले, ठीक है बेटा, धन्यवाद।